हेलो दोस्तों, मैं मेजर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद रामा में। आज हम शुरुआत करेंगे स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओआरओ को टारगेट करने वाली करंट अफेयर क्लासेस की, क्योंकि करंट अफेयर्स के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यूपी पीसीएस और 10 से 12 क्वेश्चन आरओआरओ के प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इन क्लासेस में करंट्स के कुछ इश्यूज को मंथली वाइज और कुछ इश्यूज को सेक्शन वाइज कवर करेंगे। इन क्लासेस में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तमान में कैसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है और आने वाले एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन क्लासेस में हम जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और आज इस क्लास में हम जनवरी में चर्चा में रहे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक नई एनर्जी, एक नए जुनून, एक नए डेडिकेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला टॉपिक्स आपके सामने है, विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। अब तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है इसे देख लेते हैं। ये भारत के इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें इंडिया के साउथ में केरल है, केरल में ही इसकी केरल के साउथ में ही तिरुवनंतपुरम है और तिरुवनंतपुरम के बारे में ये केरल की कैपिटल भी है। और यहाँ पर ही थोड़ा सा तिरुवनंतपुरम के बारे में ये देख लेते हैं। कैपिटल के साथ साथ तिरुवनंतपुरम में ही जो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। और ये राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके विषय में अभी राजस्थान पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, तो ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ये ध्यान रखना है आपको तिरुवनंतपुरम के बारे में और नागपुर महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। अब इसके बेसिक चीज़ें क्या क्या है। विश्व का ताड़ के पत्तों का जो पहला पांडुलिपि संग्रहालय है इसमें त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन और ऐतिहासिक घटनाओं और समझौते के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसमें भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले त्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये भी था कि कहाँ स्थापित किया गया है। और इसमें जो कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की इसमें जानकारी मिलती है। जो कोलाचेल का जो युद्ध हुआ था वो 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा जो मार्तंड वर्मा थे, इन्होंने डचों को पराजित किया था। डच जो थे ये 1602 में इन्होंने इंडिया में अपनी कंपनी स्थापित की थी और 1759 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा वेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया था, ठीक है। और इसी संग्रहालय को ये 300 वर्ष पुरानी इमारत है, इसमें स्थापित किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कोलाचल है जहाँ पर युद्ध हुआ था ये वर्तमान में कहाँ है। वर्तमान में तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और 1741 में ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि त्रावणकोर किसी भी यूरोपीय शक्ति के विस्तारवादी नीति को रोकने वाला एशिया का पहला राज्य बन गया था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय के संबंध में कौन सा कथन तथ्य या सही नहीं है, तो यह संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया, ये बात सही है। नेक्स्ट है, इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले त्रावणकोर साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया, ये बात भी सही है। इस संग्रहालय में त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन और ऐतिहासिक घोषणाओं और समझौतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, इस संग्रहालय में मालाबार के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोलाचल के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने टॉपिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख लिया, तो इससे हमारा जो आगे क्वेश्चन बन सकता है वो भी पता पड़ गया और जो हम एग्जाम में गलती करेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के नाम से एक वार्षिक रिपोर्ट आई है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट है और 2023 में आई थी जनवरी में। क्वेश्चन बन सकता है कि इसे प्रकाशित कौन करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्रकाशित करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2023। ये घोषणा होती है जनवरी में और इसके चुनाव जो होते हैं वो मार्च में चुनाव होते हैं। अब हम घोषणा को तो याद नहीं रखेंगे कि कब इसकी घोषणा हुई थी, क्योंकि ये जनवरी में हुई थी और नहीं पूछा, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है,
मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जो ये विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें विधानसभा की सीटें कितनी हैं इनकी? तो मेघालय और नागालैंड की और त्रिपुरा की, इन तीनों की 60-60 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, अब इसमें ही इन्हें सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन, क्योंकि अब तो ये टॉपिक चर्चा में आया था तो हमने देख लिया, लेकिन आगे टॉपिक चर्चा में आएगा तो हम इंडिया के मैप को ही विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं कि कहाँ पर मेघालय, कहाँ पर नागालैंड है, कहाँ पर त्रिपुरा है। तो सबसे पहले मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय है, बांग्लादेश के ऊपर है और असम के नीचे है, ये रहा मेघालय। इसकी राजधानी है शिलोंग, शिलोंग इसकी राजधानी है। और इसके ईस्ट में ही नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और नीचे है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, अगरतला। मेघालय यहाँ पर है और नागालैंड यहाँ पर है, त्रिपुरा ये है। तीनों की हमने लोकेशन देख ली, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। अब उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था कि जो विधानसभा राज्य दे दिए एक साइड विधानसभा की सदस्य संख्या पूछ ली गई। अब ये तो विधानसभा के बारे में था, अब इसमें ये भी आ सकता है कि जो राज्य है, मेघालय हो गया, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे पूछ लेने का ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो मेघालय की हैं 2 और त्रिपुरा की हैं 2 और नागालैंड की 1 सीटें हैं। लोकसभा में मेघालय की 2 हैं, त्रिपुरा की 2 हैं, नागालैंड की 1 है। ठीक है, अब राज्यसभा की तीनों की 1-1 सीटें हैं, राज्यसभा में तीनों राज्य की 1-1 सीटें हैं। ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में हुआ था। ये दूसरा है, ध्यान रखना है, क्योंकि संस्करण भी पूछा जा रहा है कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, अब ये प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ है। अब नई दिल्ली में हुआ है तो हमें नई दिल्ली पता नहीं है कहाँ है, तो हम चलते हैं इंडिया के मैप पर। इंडिया के मैप में देखेंगे कि नई दिल्ली कहाँ है। नई दिल्ली है, ये नॉर्थ में है नई दिल्ली, ये यूपी के ऊपर नई दिल्ली, भारत की कैपिटल है। यहीं पर ही दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रहेगा कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली। अब देखते हैं कब हुआ था। जनवरी 2023 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उद्घाटन किसने किया था? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने किया था। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि आयुक्त हैं तो इनका नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, देखो, जनवरी 2023 के मध्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली या कोलकाता या जयपुर या भोपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, अब हमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ी, उसके बाद हमने उसको मैप पर देखा, उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखा, तो हमारी जो है एग्जाम में गलती करने की संभावना कम हो जाएगी ऐसा करने से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023। ये न्यूज में आया था। अब सबसे पहले इस मेले के बारे में जानकारी करने से पहले देख लेते हैं भाई मिलेट्स क्या होता है। मिलेट्स बड़ा चर्चा में रहता है, तो मिलेट्स के बारे में जानकारी करते हैं। देखो मिलेट्स क्या है। मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स को कदन भी कहते हैं, मोटा अनाज भी कहते हैं, और ये छोटे बीज वाली फसलों को मिलेट्स कहते हैं। ध्यान रखना, किसको? छोटे बीज वाली फसलों को मिलेट्स कहते हैं, और इन्हें अक्सर सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। अनाज के प्रमाण सबसे पहले इनके जो मिलेट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं, और ये भोजन के लिए उगाए गए पहले पौधे थे। ध्यान रखना है, भोजन के लिए उगाए गए पहले पौधे कौन थे? वो मिलेट्स थे। और ये खरीफ की फसल भी है, ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना, भारत जो है विश्व का लगभग 20% और एशिया का लगभग 80% उत्पादन करता है। अब जो हमारे देश है, देश में कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उत्पादन होते हैं? तो राजस्थान है नंबर 1 पर, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। हमारा प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां है। ये एग्जाम में सिक्वेंस पूछ सकता है कि सिक्वेंस अवरोही या आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सरकार के द्वारा क्या क्या पहले की गई हैं मिलेट्स से संबंधित, ये क्वेश्चन आ सकता है। कृषि मंत्रालय ने मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था?
तो किस वर्ष किया था? 2018 में। क्योंकि क्वेश्चन अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है यूएनजी के द्वारा। जो आरओ का एग्जाम हुआ मिलिट्स उसमें मेंस का, उसमें पूछा गया था। तो ये 2018 वाला भी पूछा जा सकता है, किस वर्ष इसे पोषक अनाज के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। अब ये भारत द्वारा प्रस्तावित था, ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा मिलिट्स के बारे में देख लेते हैं, इनके टाइप के बारे में, क्योंकि मिलिट्स के टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मिलिट्स को जो है मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो एक मेजर मिलेट्स हो गए, एक माइनर मिलेट्स हो गए, स्यूडो मिलेट्स। अब स्यूडो मिलेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्यूडो मिलेट्स जो होते हैं मिलेट्स नहीं होते हैं, अर्थात इनकी फैमिली से नहीं होते, लेकिन हाँ मिलेट्स की तरह ही होते हैं। जो इनका मिनरल्स हैं वो इनकी तरह ही होते हैं, तो इसलिए स्यूडो मिलेट्स कहा गया है। अब देख लेते हैं मेजर मिलेट्स कौन से हैं। तो मेजर मिलेट आप सभी जानते हो कि ज्वार, ज्वार सोरगम होती है। पाल मिलेट अर्थात बाजरा, ये भी मेजर मिलेट्स है। और फिंगर मिलेट अर्थात रागी, ये तीनों मेजर मिलेट हैं, ध्यान रखना आपको। अब उसके बाद माइनर मिलेट के देखते हैं। माइनर मिलेट कौन कौन सी हैं? माइनर मिलेट हैं 5 हैं। फॉक्सटेल मिलेट जिसे काकुम कहते हैं, कोडो मिलेट जिसे कोडोन कहते हैं, बार्नयार्ड मिलेट सनवा कहते हैं, लिटिल मिलेट कुटकी कहते हैं, और पार्सो मिलेट और प्रोसो मिलेट्स को चेन्ना बारे कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और ध्यान रखना है, जो बार्नयार्ड मिलेट है ये ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। पूछ सकता है कि जैसे वो उत्तराखंड दे दिया, हिमाचल प्रदेश दे दिया, जम्मू कश्मीर दे दिया, यहाँ पर उगाया जाता है। आप सोचोगे कि भाई मिलेट्स वहाँ क्यों उगेगा? क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है, चाइना में उगाया जाता है। अब इसके बाद स्यूडो मिलेट देख लेते हैं कौन कौन से स्यूडो मिलेट है। अमरनाथ हो गया, जिसको राम दाना भी कहते हैं और राजगीरा भी कहते हैं। इसका नाम राजगीरा भी है और रामदाना भी है अमरनाथ का। दूसरा है बकवीट, जिसे कुटकू कहते हैं, बकवीट को कुटकू कहते हैं। व्रत में अधिकांशतः इसे यूज किया जाता है, कुटकू के आटे को। ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक था, अब टॉपिक से भटकेंगे नहीं, क्योंकि मिलेट्स के बारे में पता पड़ गया है। जो मिलेट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे हम कवर कर सकते हैं। तो मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और व्यापार मेला जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलोर कर्नाटक में हुआ है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद कर्नाटक में बेंगलोर कहाँ पड़ता है? सबसे पहले इंडिया के मैप में देखते हैं कर्नाटक कहाँ पड़ता है। कर्नाटक है ये रहा, साउथ इंडिया में कर्नाटक। अब कर्नाटक में बेंगलोर कहाँ है? तो बेंगलोर देखते हैं, ये रहा बेंगलोर। क्योंकि मैप में देखने से ना हमें चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रह जाती हैं। बेंगलोर ये रहा, तो यहाँ पर ये मेला आयोजित हुआ है। ठीक है। अब ये जो मेला आयोजित हुआ था ये जनवरी 2023 में हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना जनवरी में हुआ था। और इसके बाद अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये राजस्थान का पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ 1 अक्टूबर को। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स या श्री अन्न फसलों का है? तो पहला था रागी बाजरा कोदो मूंग, दूसरा था बाजरा मक्का कोदो ज्वार, या थर्ड था ज्वार कोदो कंगनी रागी, या कोदो बाजरा मक्का कंगनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि मूंग नहीं है मिलेट्स, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, मक्का भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तीसरे में मक्का है, चौथे में मक्का है, ये भी नहीं होगा। तो ज्वार कोदो कंगनी रागी ये इसका सही जवाब होगा। देखो ज्वार कहाँ है? ज्वार ये रहा, बाजरा, रागी और कोडो, ये तीनों मिलेट्स हैं और यही इसका सही जवाब होगा। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जो प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं उसमें 20 से 22 जनवरी 2023 के मध्य मिलेट्स और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और व्यापार मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलोर में, रांची में, इंदौर में, भुवनेश्वर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बेंगलोर में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिजनेस 20 2023 की पहली बैठक हुई है। ये बिजनेस 20 क्या है? ये G20 हो रहा है भारत में ही, भारत ने इसने 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी, उसी से संबंधित एक सेक्टर है। बिजनेस 20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, जनवरी में। अब देखते हैं गुजरात कहाँ पड़ता है इंडिया के मैप में। अब उसके बाद देखेंगे गुजरात में गांधीनगर। तो इंडिया के मैप में देखो वेस्ट साइड चलते हैं, ये है गुजरात, गुजरात का मैप है। गुजरात में ये है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल भी है। ठीक है।
अब इसके बाद ये देखते हैं कि बिजनेस 20 की जो बैठक हुई थी ये जनवरी 2023 में हुई थी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे है 5 स्टार वाला, इसकी थीम क्या थी। तो रेज थी इसकी थीम, ये हिंदी में आ सकता है जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, सतत और निष्पक्ष व्यापार, इसकी थीम थी, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जनवरी 2023 में बिजनेस 20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। कोलकाता में, गांधीनगर में, पुणे में, बेंगलोर में। तो इसका क्या सही जवाब होगा, तो गांधीनगर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूथ 2023 की बैठक हुई है। ये भी एक ग्रुप है जो G20 से संबंधित है। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ हुई है, तो ये है गुवाहाटी, असम में हुई है। अब देखते हैं भाई असम कहाँ है इंडिया के मैप में। तो असम है इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट साइड चलते हैं। हमने पहले भी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा को देख चुके हैं। अब असम कहाँ है, असम है मेघालय के ऊपर साइड में। असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, अब असम के मैप में चलते हैं भाई, गुवाहाटी कहाँ है। असम का मैप है साइड में, आप देख सकते हैं इसकी राजधानी जो है ये दिसपुर है। और दिसपुर के ही साइड में जो ये है कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला जो है, जो गुवाहाटी है, ये इसी में है। गुवाहाटी कहाँ है, कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में है। और इसमें एक और जो जिला है वो याद रखना है आपको, क्योंकि ये चर्चा में आता रहता है, वो है डिब्रूगढ़। ये चर्चा में आता रहता है, इसे भी ध्यान रखना है। डिब्रूगढ़ इसके ईस्ट साइड में है। ये था भारत पहली बार U20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। ये फरवरी में आयोजित हुई थी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा, फरवरी 2023 के मध्य U20 समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित होगी, या हो चुकी है ये। वैसे ये जनवरी की न्यूज़ है, तो जनवरी की करंट अफेयर कर रहे हैं, तो ये होगी, इसलिए आया है। तो पुणे में, भोपाल में, लखनऊ में, गुवाहाटी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुवाहाटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा सह प्रायोजित संकल्प। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा सह प्रायोजित संकल्प को अपनाया गया है जनवरी 2023 में। और इस संकल्प का शीर्षक क्या था, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। संकल्प का शीर्षक था लोकतंत्र के लिए शिक्षा। ठीक है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसके बारे में थोड़े से बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है, और इसका गठन 1945 में हुआ था, और यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है, अब इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत द्वारा सह प्रायोजित किस संकल्प को अपनाया गया था। देखो वहां तो लग रहा था लोकतंत्र के लिए शिक्षा, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लोकतंत्र के लिए शिक्षा, सबके लिए समान अवसर, या सभी के लिए पर्यावरण, या लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्य है, तो किसको अपनाया गया था, लोकतंत्र के लिए शिक्षा को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी आधारशिला रखी गई है 31 दिसंबर 2022 को। और किसने रखी थी, केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री जी हैं अमित शाह जी, इन्होंने कर्नाटक के देवनहल्ली में रखी थी। अब बात करते हैं भाई, मैप में चलते हैं कि ये देवनहल्ली कहाँ पड़ता है, जहाँ पर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ है। तो पहले देखते हैं कर्नाटक, कर्नाटक है ये रहा। अब कर्नाटक का भी मैप देखते हैं, कर्नाटक का मैप है ये। अब इसमें कहाँ है, कर्नाटक में एक जिला पड़ता है बेंगलोर ग्रामीण। बेंगलोर ग्रामीण में ही देवनहल्ली है, यहीं पर ही ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना की गई है यहाँ पर ही। कहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, बेंगलोर ग्रामीण के देवनहल्ली में। पूछा जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक का ध्यान रखना आपको, कर्नाटक के देवनहल्ली में। और ये क्या मदद करेगा, ये करेगा गोवा, जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और केंद्र शासित दमन और दीव, इनको फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में हेल्प प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ, बेंगलोर ग्रामीण के देवनहल्ली में।
ठीक है। अब इसके बाद अमित शाह जी ने ही यहीं पर आईटीबीपी के आवासीय और प्रशासनिक परिसरों का उद्घाटन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार से कम नहीं है ये भी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारतीय सेना के पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या था? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे सबसे पहले देखते हैं कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत होती है 18 फरवरी 2019 से। 2019 से इनकी शुरुआत होती है, 2019 से। ठीक है। अब सबसे पहली कौन सी चली थी? सबसे पहली जो चली थी, इधर देख लेते हैं मैप में, ये दिल्ली से नहीं, दिल्ली से जो वाराणसी है, ये सबसे पहले ट्रेन चली थी 18 फरवरी 2019 को। सबसे पहले ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो चली थी। ठीक है। अब ये 7वीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, अब ये कौन सी है? इससे पहले पहले छठी देख लेते हैं। छठी भी न्यूज में आई थी, क्योंकि हमने वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इनको टॉपिक को क्यों चर्चित, मतलब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो आरओ का एग्जाम हुआ था 2021 वाला प्री का, उसमें पूछा गया था कि मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। यहाँ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। मिताली एक्सप्रेस जो चलती है ढाका और नल न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। छठी नागपुर और बिलासपुर के मध्य चली थी। नागपुर और बिलासपुर के मध्य। नागपुर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और बिलासपुर शहर को जोड़ेगी। मतलब ये छठी जो थी वंदे भारत, ये नागपुर और बिलासपुर के मध्य चलती है। और 7वीं कहाँ चलती है? 7वीं भी आई है। 7वीं जो है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। ठीक है। हावड़ा से ये वाले इस वाले रूट पे 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो रिवर क्रूज है एमवी गंगा विलास। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, एमवी गंगा विलास, जो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं क्या है। तो इसकी जो उद्घाटन हरी झंडी दिखाई है, इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी मोदी जी उद्घाटन करते हैं वो लगभग 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये वाराणसी से हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ही जो पहली यात्रा के लिए क्रूज में कौन से देश जो टूरिस्ट थे वो कौन से देश के सवार थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। 32 पर्यटक थे। ठीक है। और यह 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर को कवर करेगा। भारत और बांग्लादेश में लगभग 27 नदी प्रणाली को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ असम तक पहुंचेगा। ठीक है। आपने डिब्रूगढ़ देख चुके हैं, यहाँ तक पहुंचेगा, 1 मार्च तक पहुंच चुका है। वैसे डिब्रूगढ़ आपको लोकेशन में देखा था असम के में मैप में, तो ये डिब्रूगढ़ वही वाला है। यहाँ से वाराणसी से स्टार्टिंग होती है प्रिय यहाँ से। ठीक है। अब देख सकते हैं आप कितना लग्जरियस है। चलो देख ही लेते हैं प्रैक्टिस के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो बन सकता है 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने एमवी गंगा विलास की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बात सही है। यह क्रूज 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। ये बात भी सही है। यह क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा। भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ असम में पहुंचेगा। ये बात सही है। पहली यात्रा के लिए इस क्रूज में अमेरिका के 32 पर्यटक सवार थे। अमेरिका के नहीं थे, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ये गलत है, तो स्विट्जरलैंड के थे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ही जो वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये संचालित कब होगा? प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून के महीने में संचालित होगा। और इसे डेवलप कैसे किया गया है? सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इसे डेवलप किया है, अर्थात PPP के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पर ही हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल जो पश्चिम बंगाल में, उसमें उद्घाटन किया गया है। इसका हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या जो
पॉइंट थे वो उन्हें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर, चौचकपुर और जमानिया और बलिया जिले के कंसपुर में लगभग 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। गुवाहाटी आपको याद आ गया होगा, जो असम में था। ठीक है, जहां पर मीटिंग हुई थी। तो पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है यहाँ पर भी। और गुवाहाटी में ही एक जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र भी आधारशिला रखी गई है पांडु टर्मिनल पर। ठीक है, आपको गुवाहाटी भी ध्यान रखा होगा जो मैप में दिखाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक निर्दिष्ट। तो ये कब से लागू हुए हैं? 1 अगस्त 2023 से लागू हुए हैं। इन्हें किसने करा है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया है इन्हें। यह भारत में पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बासमती चावल के लिए ध्यान रखना, किसके लिए? बासमती चावल के लिए। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक मानक निर्दिष्ट किया गया है। यह व्यापक निर्दिष्ट मानक कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2023 से, 1 जून 2023 से, 1 जुलाई 2023 से, 1 अगस्त 2023 से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 अगस्त 2023। और ये किसके द्वारा लागू हुए हैं? फसाई के द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। ध्यान रखना आपको। ठीक है, और ये जो मानक में क्या होगा, मानक के अंतर्गत बासमती चावल जो है इनकी प्राकृतिक सुगंध होनी चाहिए इनमें, और इनमें कृत्रिम रंग अर्थात आर्टिफिशियल रंग या पॉलिशिंग एजेंट से मुक्त होने चाहिए और कृत्रिम सुगंधों से भी मुक्त होने चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही ये इनिशिएटिव आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस महीने 5000 बच्चों तक पहुंच सकें। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।